जान चुके यहाँ पर बात करते हैं अहम खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों के हवाले से। तो आज बड़ी खबरों में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि चुंग में तलबा कत्ल केस में मजीद हकाइक सामने आ चुके हैं। मुद्दई और मुलजिम में सुलह के बाद रियासत मुकदमे की मुद्दई बन गई है। इसके अलावा कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ चुकी है। पंजाब के खिदमत मराकज में लाइसेंस बनवाने वालों का रश बढ़ चुका है। इसके अलावा बात की जाएगी लॉकडाउन, बियासमालिया मार्केट तालीमी इदारे भी बंद कर लिए, लेकिन स्मोक में अभी तक कमी ना आ सकी। तो बात करते हैं एक और कम उम्र ड्राइवर एक और जुर्म। डीएचए में 6 अफराद की हलाकत के बाद चुंग में अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। रास्ता ना देने पर 17 साल मुलजिम अब्दुल रहमान तैश में आ गया और मुलजिम तेज रफ्तार कार में जिग जैग करता तलबा का पीछा करता रहा। मुलजिम ने अपने मामू को फोन करके बुलाया। मुलजिमा ने फायरिंग करके 23 साला तहरीम को मौत के घाट उतार दिया। चुंग में तलबा कत्ल केस में मजीद हकाइक सामने आने लगे हैं। मकतूला के लवाहिकीन का चुंग पुलिस पर मुलजिमों को सहूलत फराहम करने का इल्जाम सामने आ गया। पुलिस ने वरसा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि मकतूला के बाप ने मुलजिम को मुआफ कर दिया है, जबकि हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कर रहे हैं। तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमे में दफा 311 लगा दी है और मुद्दई ने सुलह का बयान दिया तो रियासत मुकदमे की मुद्दई हो गई है। पुलिस ने मुलजिमों से बरामद होने वाला असलहा फ्रांसिक लैब भिजवा दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हमाद असलम, हमारे साथ होंगे और इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीआईजी से। डीआईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इमरान किश्वर साहब, वरसा तो चुंग पुलिस पर मुलजिमों को सहूलत फराहम करने का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब तो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुद्दई और मुलजिम पार्टी में सुलह हो चुकी है। हकीकत है क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं। एग्रिक्स टाउन में ये वाक़या पेश आया था 4 नवंबर को और इसमें एक रोड रेज गॉन रॉन्ग का केस है, जिसमें कल्टस पे ये विक्टिम फैमिली सवार थी और पीछे एक गाड़ी यारिस में जो अब्दुल रहमान नामी लड़का चला रहा था, 17 साल की इसकी उम्र है। इसमें रास्ता ना देने पे इनका आपस में तनाज़ा हुआ और वहीं पे इसने अपने मामू को बुलाया। मामू के साथ जो आबिद है उसके साथ एक और मुलजम अली रज़ा भी मौके पर आ गया और आते ही इन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली फायर जो है वो कल्टस में क्रॉस करता हुआ गाड़ी से इस बच्ची को लगा, तहजीन को, 23 इयर्स ओल्ड, हु वाज हॉस्पिटलाइज्ड लेटर, और 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद इसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। 324 में ये इनिशियली ये एफआईआर रजिस्टर हुई थाना चुंग में और उसके बाद 302 में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग है, इसमें ये हमने मौके से खौल भी बरामद किए हैं, पीएफएसए की तमाम एविडेंसेस हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 311 पीपीसी हमने ऐड किया है और ताकि ये जो कंपाउंडेबिलिटी का है एलिमेंट और ये जो पब्लिक के लिए एक टेरर और ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कर चुके हैं और प्रोसिक्यूशन का अच्छा एविडेंस पैक्ड केस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला टू इंश्योर कन्विक्शन। ठीक है डीआईजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इस वाक़े के हवाले से हकीकत से आगाह किया। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नियो के नुमाइंदे। हमाद असलम, क्या चुंग थाने की तफ्तीशी टीम नाकाम हो गई है जो कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को जिम्मेदारी सौंप दी गई है? आपको क्या लगता है कि मुलजिम बहुत असर रसूख वाला है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये चुंग में 4 नवंबर को वाक़या पेश आया था और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसमें 17 साल अब्दुल रहमान ने जो मेडिकल की तालबा थी, गाड़ी में सवार थी, उस पर रास्ता ना देने पर फायरिंग कर दी। इसके मामू जो आबिद और इसका दोस्त अली रज़ा शामिल थे। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हुआ ये कि जो मुलजमान थे उनकी तरफ से दबाव डाला गया मुद्दई हजरात पर, जिस पर मुद्दई ने दबाव पर आने पर सुलह जो हामी थी वो भर ली और सुलह की हामी भरने के बाद जब ये बात सीसीपी लाहौर के में आई तो फौरी तौर पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को इसका तफ्तीश। अच्छा हमाद असलम, बताइएगा कि क्या ये जो मुलजिम है बहुत हाई प्रोफाइल है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दोनों में सुलह हो गई है?
जी बिल्कुल, हाई प्रोफाइल के हवाले से तो ऐसा नहीं है, मगर ये है कि जो फायरिंग कर रहे हैं और एक लड़का कम उम्र जो अपने मामू को कॉल पर बुलाता है और आते साथ ही बगैर किसी वजह के वहां पर फायरिंग कर दी जाती है, तो एक डर और खौफ की वजह से मदई हजरात ने सुलह की और इस पर सीसीपी लाहौर ने फौरी तौर पर डीएजी इन्वेस्टिगेशन को मुकदमे की तफ्तीश करने के हवाले से आगाह कर दिया है और हदायत भी दे दी है। सीसीपीओ की केस में मजीद एक और दफा 311 लगाने की हदायत की गई, जिस पर डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने अब ये 311 पाकिस्तान पिनल कोड की दफा ऐड कर ली है और उसके मुताबिक रियासत अब मदई के तौर पर इन मुल्जमान को सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है हमारा असलम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन इस केस के हवाले से डिटेल्स हमें बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-असीसिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। आजम नज़ीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें, फिर हम देखेंगे कि ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि अदालत ने केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी है। और ये कहा गया कि हम ऐसे तो नहीं दे सकते, पहले तो आप इसकी एप्लीकेशन दें और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको इस्तिस्ना देना है या नहीं देना। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अल-असीसिया एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत का यह केस था। इस हवाले से कराची के इलाके शादमान टाउन कलंदर चौक के करीब गाड़ी नाले में गिर गई। हादसा नाले के एतराफ बाउंड्री वॉल पर मौजूद न होने के बाइस पेश आया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची शादमान टाउन की सूरत हाल है। ये हादसा नाले के एतराफ बाउंड्री वॉल न होने की वजह से पेश आया कि गाड़ी जो थी वो जा गिरी है अंदर उसके। और ये सूरत हाल है, आपको बताते चले कि कराची का इलाका है शादमान टाउन, जहाँ पर कलंदर चौक के करीब गाड़ी नाले में गिर गई और हादसा नाले के तरफ बाउंड्री वॉल न होने की वजह से पेश आया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मनाजिर हैं जो कि देखे जा सकते हैं कि जो गाड़ी है वो नाले में बिल्कुल गिर चुकी है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो नाला था उसके साइड पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, जिसकी वजह से जो कोई दीवार ना होने की वजह से जो गाड़ी थी वो नाले में गिर चुकी है। और ये मनाजिर हैं कराची की। अगर बात की जाए कि कौन सा इलाका है तो कराची का शादमान टाउन है, जहां पर ये हादसा पेश आया है और ये गाड़ी जो है वो नाले में गिर चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात करें, खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपए गायब होने का इंकशाफ हुआ है। चाइना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की स्कॉलरशिप रकम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। सैकड़ों तलबा को डिग्रियां और लैंग्वेज असनाद ना मिल सकी। 4 करोड़ रुपए गए कहाँ? एजुकेशन फाउंडेशन ने जिम्मेदारी के तयन के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सैकड़ों तलबा को डिग्रियां ना दी जा सकी। बात करते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे हैं शाहिद खान, उनसे बात करते हैं। शाहिद खान, ये 4 करोड़ रुपया आखिर कहां गया? जी शाहिद। ठीक है, शाहिद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल ये है कि सैकड़ों तलबा को डिग्रियां भी ना मिल सकी और जो लैंग्वेज असनाद थी वो भी ना मिल सकी हैं। 4 करोड़ रुपए कहाँ गए? एजुकेशन फाउंडेशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शाहिद खान साथ है। शाहिद खान, बताइएगा 4 करोड़ रुपए ये गए कहाँ? जी बिल्कुल, इसी बात के लिए जो एजुकेशन फाउंडेशन उन्होंने बाकायदा तहकीकात का आगाज किया और वो भी इसमें लगते हैं कि 4 करोड़ 90 लाख रुपए बनते हैं, ये कहाँ पर गए हैं, क्योंकि इसका कुछ अता पता ही नहीं है। और ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब यूनिवर्सिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन स्कॉलर की जो पीजी डिग्री है या जो लैंग्वेज की डिग्री है वो जून में मुकम्मल हुई है, लेकिन उनको डिग्री अभी तक जारी नहीं हुई। और बजाय इसके कि वो डिग्री जारी करते उन्होंने जो लेटर भेजा उस लेटर में उनको कहा गया है कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई, तो उनको मद में पैसे हैं, जो स्कॉलरशिप के मद में पैसे वो अभी तक अदा नहीं किए गए। 3 साल अदा नहीं हुए। इसके साथ साथ वहाँ पर वज़ीर तुल्ला है जो पीजी मुकम्मल करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल हो गया है कि उन्हें जो उनकी जो पैसे हैं तो उनको माहाना की बुनियाद पर उनको वज़ीर 90,000 रुपए वो भी नहीं किए गए। तो 4 लाख रुपए। ठीक है शाहिद खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान नामों में शामिल करते हैं एक ब्रेक।
रावलपिंडी के इलाके अडियाला में शहरियों का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। जाली पीढ़ी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर के नारे। इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट, नून लीग और एमक्यूएम में मामलात आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों के रहनुमाओं की चंद रोज में मुलाकात शेड्यूल। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज फिर से इजाफा हो चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया है। हिकमत अमली नाकाम होती दिखाई दे रही है। मार्केटें, तालीमी इदारों को बंद करके भी स्मोक पर काबू ना पाया जा सका। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब शाहिद, बताइएगा कि अब मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे स्मोक को कम करने के लिए? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने लाहौर से फ़िज़ा आलूदगी को ख़त्म करने के लिए बेशतर इक़दाम किए, जिसमें स्कूलों की बंदिश, तालीमी इदारों की बंदिश की गई, मार्केटों की बंदिश की गई, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अगर आज की बात करें तो आज मजमूई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो तकरीबन 400 से ज़्यादा रहा सुबह के वक्त, जबकि अगर बात करें तो 1 बजे के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 392 रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर बात करें तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तकरीबन 357 के करीब जो है वो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और लाहौर की अगर बात करें तो जो कैंट का इलाका है वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 519 भी रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसमें सांस की, गला ख़राब की और ज़ुकाम की बीमारियों में भी मुब्तला, जबकि आंखों का इन्फेक्शन भी जो है वो इस हवाले से हो सकता है, जिस पर तबीब माहिरीन भी लोगों को हिदायत जारी कर रहे हैं कि वक्तियाती तदाबीर अख्तियार करें, उसमें मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और ये ज़्यादा बच्चों और बुज़ुर्गों को इफेक्ट कर रहा है, चूँकि सांस की प्रॉब्लम होती है उनको और ज़्यादा ये उन पर इफेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ पर तबीब माहिरीन भी जो है वो हिदायत जारी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब स्मोक के कंट्रोल के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट को महदूद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट जिस तरह महदूद होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम होगा। पंजाब हुकूमत के जो दावे थे, जो इक़दाम किए गए, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित ना हो सके, जबकि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मज़ीद बढ़ता रहा और लाहौर जो है वो दुनिया के ठीक है। अब्दुल वहाब शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें स्मोक के हवाले से अपडेट किया। तो नाज़रीन, स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जो हमारे अवाम है वो भी मशवरे दे रहे हैं। वो क्या मशवरे दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि काम तो आगे लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो अगर स्मार्ट लॉकडाउन होगा, दुकानें बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे, तो कहाँ से लोग काम करेंगे? हम तो पहले ही पिसे हुए हैं महंगाई में, ठीक है। तो अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि बारिश हो तो ये मामला ख़त्म हो। फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, उसको दूर करें। ये स्कूल कॉलेज बंद करने से या मार्केटें बंद करने से तो ये स्मोक नहीं ना ख़त्म होगी। देखिए, हमारे लोडर रिक्शे खड़े हैं, हम खड़े हैं मजदूरी के लिए। 12 बजे मार्केटें खुलती हैं, 4 बजे बंद होने की। 4 घंटे में कौन सा कारोबार चलता है? ये हुकूमत ये लॉकडाउन मतलब के लगा रही है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि गरीब बंदा जो मतलब के 700-800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है और वो अगर घर बैठ जाएगा तो उसका निज़ाम किस तरह चलेगा? फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ जा रही धुआं, उसमें से भी निकल रहा है। फैक्ट्रियाँ इनको बंद करनी चाहिए, अगर उसमें से धुआं निकलता है। ये लॉकडाउन लगाया तो उसमें स्मोक थोड़ी खत्म होगी। हुकूमत चाहती है कि अगर ये कंट्रोल हो स्मोक, तो सबसे पहले फैक्ट्री और जो गाड़ियों का धुआं है इन पर काबू करे। गरीब बंदे का कारोबार बंद कर दिया, जिसकी एक 800 रुपये दिहाड़ी लगनी है, ठीक है। वो गरीब बैठा है, वो भूखे शाम को क्या खिलाएगा? जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लोग ज़्यादा बाहर फैमिलीज के साथ निकलते हैं, तो करने वाले काम आपके क्या, आपका फाइनेंस इफेक्ट हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। तो स्मोक खत्म नहीं हो रही और कराची में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू होते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। कराची के लुंडा बाजार में आवाम का रश बढ़ने लगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कराची से हमाद यूसुफ से हम जानते हैं। जी हमाद यूसुफ, शहरियों ने खरीदारी आगाज कर दिया है, बताइएगा।
जी शहर कराची में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। ठंडी हवाएं जो हैं वो सुबह के वक्त चलने लगी हैं और मौसम तब्दील होते ही कराची के लंडा बाज़ारों में जो है आवाम का रश जो है वो हमें जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में जो है लोग जो है लंडा बाज़ार का रुख कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, गर्म कपड़े ख़रीद रहे हैं। कोई जो है वो जैकेटें ख़रीद रहा है तो कोई यहाँ पर कंबल वगैरह लेने आए। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, कीमतों के हवाले से भी जानेंगे। जनाब बताइएगा क्या लेने आए हैं लंडा बाज़ार में आप, और कीमतों के हवाले से बताइएगा कितना चेंज देख रहे हैं लंडा बाज़ार की कीमतों में। देखिए मैं तो यहाँ पे टोपे लेने आया था क्योंकि बाहर जो लोकल बने हुए टोपे हैं वो इस तरह के गर्म होते नहीं हैं, तो ये अच्छे टोपे लंडा बाज़ार में मिलते हैं और मैं लेने के लिए आया था। और तकरीबन कोई 50 रुपये और 100 रुपये का टोपा मिल रहा है, तो ये सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ख़रीदारी करने आई है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखा सकें कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर तमाम हुडीज़ अपर्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर जो शुरुआत है अपर या हुडी की जो शुरुआत है वो 500 रुपये से शुरुआत है, जिसकी कीमत जो है वो 1300-1500 रुपये तक जो है वो जाती है। मुख्तलिफ जो है कीमतों के यहाँ पर अपर वगैरह मौजूद हैं। तो गर्म कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए जो है कराची की आवाम जो है वो लंडा बाज़ार का रुख कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। बात करें कम उम्र ड्राइवर्स की, तो कम उम्र ड्राइवर्स और ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों की शामत आई तो शहरियों की बड़ी तादाद ने खिदमत मराकज़ और ड्राइविंग लाइसेंस दफातर का रुख कर लिया है। कुछ शहरी सहूलियात से मुतमईन हैं तो कुछ शिकवे करते नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद रिजवी बताइएगा कि शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से। के खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू किया गया तो शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो लाइसेंस बनवाने आ गई है। शहरियों को यहाँ जो है खिदमत मरकज़ में जहाँ आए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, यहाँ पर लंबी कतारें हैं। यहाँ सिस्टम भी जो है उसको जो है नहीं चल रहा। शहरियों की शिकायत है कि सुबह सवेरे से वो यहाँ पर आके लाइनों में लग के बैठे हैं, टोकन उन्होंने ले लिए हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि कब से यहाँ आए और क्या इनको मुश्किलात दरपेश हैं। मेरा लाइसेंस पहले बना हुआ था लेकिन उन्होंने कहा ये अब जो है ना ख़राब है, कापी वाला लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। वो कैंसिल हुआ है तो आज मैं दूसरे दिन यहाँ खजल ख्वार होता हूँ। जब भी आता हूँ कहते हैं भाई जो सिस्टम ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। 2 दिन से आप आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, मैं कल भी आया था, उन्होंने कहा सिस्टम ख़राब है। तो क्या वजह, सारा दिन यहाँ बैठ के चले जा रहे हैं? हाँ, पूरा दिन बैठ के कभी कहते हैं सिस्टम ख़राब है, कभी कहते हैं क्या है, कभी अंदर ही नहीं जाने देते। यहाँ ये सुबह सवेरे से बैठा है बेचारा अपना काम काज छोड़ के, लेकिन इसका अभी तक बारी नहीं आई। कहता है कि लिंक डाउन है, अंदर अमला जाने भी नहीं दे रहा। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्त था जब खुश्क मेवाजात मुख्तलिफ तकरीबात की जीनत हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों ने अब इस रस्म को भी महदूद कर दिया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब तो बहुत महंगे हो चुके हैं और ये महंगे दाम फरोख्त करने वाले खुश्क मेवाजात खरीदना आम आदमी के लिए किसी ख्वाहिश से कम नहीं रहा। इसी हवाले से ज़खर से सुबकतुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसमी सरमा के आते ही खुश्क मेवाजात खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। जहां मांग में इजाफा होता है वही इसकी कीमतें भी अर्श पर पहुंच जाती है। शक्कर की मार्केट में चलगोजे 16,000, पिस्ता 4,500, अखरोट 2,000, काजू और बादाम 3,000 रुपए फरोख्त किए जा रहे हैं। खुश्क मेवाजात घरेलू इस्तेमाल के अलावा शादियों, त्योहारों और तकरीबात में बतौर रस्म व तोहफा भी दिए जाते हैं, लेकिन महंगाई के सबब अब ये रस्म व रिवाज भी महदूद होकर आवाम के लिए बाइस जहमत बन गए हैं। महंगाई इतनी हो गई कि पहले मैं आता था दुकान पे किलो सामान लेता था, अभी बंदा दे के ही चला जाता है। हर चीज़ देखो, हमारे गरीबों की तो अप्रोच से ज़्यादा हो गई है, लेना मसला हो गया। हर चीज़ में जहाँ भी जाओ आपको ज़्यादा ही मिलेंगी। शहरियों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी आनी चाहिए ताकि मुतवस्सित तबका भी इस सौगात से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सबतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़ सक्कर।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जहां पर बात हो रही है सर्दी में खुश्क मेवाजात की, वहीं पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बलोची डिश सज्जी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सज्जी पॉइंट्स का रुख कर लेते हैं और रिवायती डिश से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं फैसलाबाद से वकास शराज। सर्द हवाओं का हुआ राज तो खाने पीने के अंदाज भी बदल गए। सज्जी सर्द रातों की खास सौगात बन गई। फैसलाबाद में इन दिनों रवायती डिश सज्जी के खूब चर्चे। इसको मुख्तलिफ मसाले लगाकर अंगारों पर तैयार किया जाता है। लींबू और काली मिर्च से इसका जायका ऐसा कि खाने वाला खाता ही रहे। इनकी सज्जी अच्छी भी है, बहुत मज़ा भी आता है और हम दोस्तों के साथ आते हैं, हमेशा हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं सज्जी खाने के लिए। सज्जी की तैयारी भी मुनफरिद अंदाज में की जाती है। लोहे की सलाखों में लटका कर इसे अंगारों की मदद से तैयार किया जाता है। सज्जी की मांग बढ़ने से इस काम से वाबस्ता अफराद की भी इन दिनों चांदी हो जाती है। सारे मसाला जात जो हैं खुद हम तैयार करते हैं, मुकम्मल रेसिपी लगा के तकरीबन ये 3 से 4 घंटे में रेडी होती है। शहरियों का कहना है सर्द मौसम की ये सौगात इनकी अवलीन तरजीह होती है। सज्जी को सर्दियों की सौगात तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि इन दिनों चटपटी सज्जी की डिमांड बढ़ जाने से इसके काम में भी इजाफा हो गया। कैमरामैन महमूद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। तो मसनूई जहानत का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। गुज़श्ता बरस 50% नौजवानों ने स्कूल होमवर्क के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया है। नई तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता बरस 50% से ज़ायद नौजवानों ने ईमेल, स्कूल के काम या नौकरी के काम के लिए मसनूई जहानत के चैटबॉट का इस्तेमाल किया है। बरतानवी कंपनी नोमिनेट ने 8 से 25 साल के 4000 अफराद का सर्वे किया, जिसमें 54% ने मुस्तकबिल में नौकरियों पर मसनूई जहानत के मुतवक्की असरात के मुतालिक फिक्र का इजहार भी किया है। और पाकिस्तान नामा में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। यहाँ पर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है, लेकिन मुहिम के पहले रोज पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स के शहरियों ने मुहिम का बाइकआउट कर दिया है। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम इमायदीन के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात क्या है, पेशावर में न्यू न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद खान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। शाहिद खान, बताइएगा ये पोलियो मुहिम का बाइकआउट करने की क्या वजह है, क्यों बाइकआउट किया गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 6 जो डिवीज़न है वहाँ पे आज से इंसदादी पोलियो मुहिम का जो है आगाज़ हो गया है। 7 रोज़ा इस मुहिम के दौरान 74,76,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। ये मुहिम जो है ये रवां महीने का दूसरा, जबकि रवां साल का आखिरी पोलियो मुहिम है जो कि चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे सामने कुछ चीज़ें आई है कि आज पहला ही दिन था और आज पहले ही दिन पेशावर के तकरीबन 5 यूनियन कौंसिल ऐसे हैं कि जहाँ पर वहाँ के अवाम ने इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया है और बाइकआउट कर दिया है पोलियो मुहिम का, और जो टीमें हैं उनको काम करने से रोक दिया है। और तकरीबन 6 दिन मज़ीद रहते हैं, तो इसके बाद जो है पोलियो मुहिम का जो दूसरा मरहला होगा वो 4 दिसंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर के बाद जो बाकीमानदा जो जनूबी अजला है वहाँ पर मुहिम चलाई जाएगी और मजमूई तौर पर 74,76,000 से ज़ायद बच्चों को जो है वो कतरे पिलाई जाएंगे। शाहिद खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी दारुल हुकूमत में भी अस्पतालों की हालत इज़ार ने मरीजों को परेशान कर दिया है। पेम्स अस्पताल में अहतियात और टेस्टों की सहूलियात का फुकदान है। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है वो हम जानते हैं आयशा शेब से, जो कि इस वक्त पेम्स हॉस्पिटल में मौजूद है। आयशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुबह होते ही महंगाई की चक्की में पिसती आवाम सस्ते इलाज के लिए मुख्तलिफ जो सरकारी हस्पताल हैं वहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ की कैपेसिटी ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ जुड़वा शहरों से बल्कि दूर दराज इलाकों से भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार पेशेंट्स जो हैं वो इलाज की गर्ज से यहाँ पर आते हैं। लेकिन नाकाफ़ी सहूलियात से मायूस होकर उन्हें हमेशा की तरह वापस जाना पड़ता है। सुबह सवेरे ही हमें OPD के बाहर
जो लंबी कतारें होती हैं मरीज़ों की वो नज़र आती हैं, लवाहिकीन नज़र आते हैं, रिश्तेदार उनके नज़र आते हैं, साथ जो यहाँ पर आकर सिर्फ इंतज़ामिया की बेहिसी की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमेशा से हम देखते हैं हुकूमतें आती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गरीबों को सेहत की तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन जो है हमेशा से लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। OPD का शुभ आगाज़ होते ही हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर लंबी कतारें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सहूलत आने वाले मरीज़ों को मुयस्सर नहीं है। वफाकी दारुल-हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पिम्स अस्पताल। यहाँ पर भी हमें बदकिस्मती से लोग जो नज़र आ रहे हैं वो शदीद परेशानी के आलम में नज़र आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कई माह से रोज़ाना आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो रोज़ आते हैं और मायूसी के आलम में यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। साटार सेनेट में सारे ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था। दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मैं उस फैसले में उनके साथ था। 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है उसको नेशनल डिफेंस कॉलेज था और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनारे पाकिस्तान के नीचे कबूल किया और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि हम तमाम मसाइल अफहाम व तफहीम नेगोशिएशन के ज़रिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक ये बेवकूफ़ हैं। इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं 69 जो डॉलर था, जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, आई वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम इन 1998, 6 नवंबर 1998 को। द $69 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स केम टू 51, 80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीज था एंड इट वॉज टोटली स्टेबल। नंबर 1। नंबर 2,
20, 13, 14 पे आ जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कोक से दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने, और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया, और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे। आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त? पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी इन द साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट रीसेंट स्लाइड। मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड। उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन, उस वक्त मैं एज वजीर खजाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक्त, क्लेम कह लें ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना जरूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूं मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए। भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं, तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके। योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पॉलिटिकल, बायस, रॉन्ग, एंड यू कैन वेरीफाइड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, टू द सर्टेन डिग्री दे डू इंटरवीन, हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे। मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूं कि ये चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई। They will be amazed to see कि इनकी इंटरवेंशन ज्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए। तो भाई प्लीज बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो। यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आई डोंट ब्लेम माई ब्रदर बिकॉज दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए कि हमने झूठ बोलने वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज है। बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर। दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट टाइटल फ्रॉम देम। उसकी वजह यह है कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और भाई वो एक किताबी एक एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट हैव एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस, वी आर नॉट चाइना कि उनका 3-4%। मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं। हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से। हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम। हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं। ये जो बिलीवर हैं,
जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उसको कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बड़ी नई गवर्नमेंट आई उसने खोला छोड़ दिया, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा, 114 और 15 के दरमियान शाहिद खान अब्बासी ने छोड़ा, और टू बी फेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयर टेकर अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये भी उस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20, और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया। 1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था, जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन $100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के पॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए, ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है। If you want me to detail, I can expose him to the nth degree and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं, इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है, करें ना, लाएं 84 बिलियन कहां से आपने सेव किया। कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर, यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो प्लीज दिस इज नो वे जी, प्लीज देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था लोग सुनते थे। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। The international कुव्वतें were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक बेटर आउट ऑफ द हाउस ये का तरीका बात करने का। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब आप अपनी बारी पे बात करें प्लीज। बात ये है कि हमें मिल के, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है उसको ठीक कर लेना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मैं जब पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी, लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए।
इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी चूँकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही साख डार का फार्मूला 98-99, वही साख डार का फार्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी सी कैटेगरी बंद हुई है, आपकी बी कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी एक कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया है। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इम्प्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रील है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू। लेट्स हैव दैट करेंसी वैल्यू। तो मैं समझता हूँ जी कि ये रील इसका एक सोल्यूशन है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे साथी बिल्कुल मंगवाएं, हम इकट्ठे बैठे और इसका हम हल निकालें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका कंट्रीब्यूटर है वो डिवैल्यूएशन है। राजनपुर में पेमा के ज़ेर इंतजाम स्कूल में ज़ेर तालीम 300 तालिब इल्मों को डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की जानिब से स्कूल की इमारत खाली कराने का हुक्म आ गया। दूसरी जानिब नन्हे बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी है। बात करते हैं अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, बताइएगा। बिल्कुल जो है, इस वक्त मैं राजनपुर में जीपीएस कनाल कानूनी स्कूल में मौजूद हूं और ये बताया जाता है कि ये बिल्डिंग जहां पर ये स्कूल है मौजूद है और ये हमारा जो है सोशल वेलफेयर की है और सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है उस वक्त के जो ज़िम्मेदारान थे उनकी जानिब से ये यहाँ पर जो है स्कूल जो है इमारत के हवाले कर स्कूल के हवाले कर दी गई, इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब जो है सोशल वेलफेयर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग को जो फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए, और जबकि दूसरी जानब जो स्कूल इंतज़ामिया है वो कुछ यूँ कहते हैं। मैं जीपीएस रेलवे कॉलोनी की हेड हूँ। इस टाइम पे जो है वो 300 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। बच्चे बच्चियाँ एसी साहब के ऑफिस से हम एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 7 दिन के अंदर ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए। इसके मुतबादिल वो हमें कोई बिल्डिंग नहीं दे रहे। मुझे ये बताएं कि मैं इन 300 बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? अगर ये बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं है और इनका खाली करवाना ज़रूरी है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके मुस्तकबिल के बारे में हमारे अरबाब इख्तियार ने क्या सोचा हुआ है? इससे पहले मैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तालीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को सब एप्लीकेशंस दे चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई भी पेशरफ्त होती हुई महसूस। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सरगोदा में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान 6,63,793 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद तफसीलात नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद इमरान कोराया हमें बताएंगे। जी इमरान, बताइएगा पोलियो मुहिम के हवाले से। बिल्कुल, ज़िला सरगोदा में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला भर में जो 6 लाख से ज़ायद बच्चे हैं उन्हें पोलियो की वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके साथ साथ ना सिर्फ इन्हें घर घर जाकर बल्कि स्कूल, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे और वैगन अड्डों पर भी जाकर यहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो वर्कर हैं, 3000 से ज़ायद जो वर्कर हैं वो तैनात किए गए हैं। 3600 से ज़ायद जो हैं वो। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।